अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है एंड आई एम रियली शॉक्ड बाय द वे। आई एक्चुअली सरप्राइज माई सेल्फ टुडे व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग और मुझे लग रहा था कि दिस काइंड ऑफ डेज आर बिहाइंड मी। कभी कभी आपको लगता है ना कि अब आपने इतना काम कर लिया है, इतना कुछ यू नो देयर सो मच दैट यू हैव बेसिकली डन एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको लगता है कि अब इतनी ज़्यादा मेहनत वाले दिन शायद पता नहीं कब करते थे और अब शायद ना हो। बट कल इस तरह का कोई क्रेज़ी किस्म का दिन था। आई वोक अप इन द मॉर्निंग, डिड द शो, ऑफ कोर्स मेट यू गाइस, और उसके बाद मैं घर गई, मैंने चेंज किया और फिर मैं रेस्टोरेंट भागी और फिर मैं रात को 12 घंटे, पूरे 12 घंटे वहाँ पर काम करने के बाद आई केम होम एट 12:30 एंड सो इट वाज अ रियली हार्ड डे दैट वे कि यू नो थोड़ा सा थकावट वगैरह यू नो। और आज सुबह मुझे कन्विंस थी कि बस आज सुबह नहीं होगा कुछ भी, but here I am again and I have to rinse and repeat the performance that I did yesterday all over again, but such is life और ज़िंदगी you know I'm very happy that I have the energy in me to do this। मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं ये कर सकती हूँ। मुझे लगता था कि शायद ये ये जवानी में कर लिया तो कर लिया टाइप्स का सीन है, बट खैर मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा शो है समथिंग आई बीन रियली फाइटिंग अबाउट। मैं काफ़ी अरसे से ये शो करना चाह रही थी एंड उसकी वजह ये है कि लाइक आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि मैं काम करती हूँ और अक्सर और बेशतर ऐसा हो जाता है कि मुझे काम से जब मैं फ़ारिग होती हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम है, तो रेस्टोरेंट्स आप लोगों को पता है कि कस्टमर्स तो आते रहते हैं और हम लोग अपना आखिरी ऑर्डर किचन्स जनरली 11 साढ़े 11 बजे लेते हैं। तो जब वापस घर जाने का टाइम आता है तो आप क्लोजिंग करते हैं, समेटा समाटी करते हैं और घर जाने का टाइम आता है तब तक 12:30-1 बज जाता है इनवेरिएबली। एंड कभी भी ज़िंदगी में मुझे कराची के अंदर रहते हुए ये नहीं दिमाग में यू नो थॉट प्रोसेस हुआ था कि इट्स नॉट सेफ़। मुझे नहीं लगता था, मैं अकेले आ जाती थी, कभी ड्राइवर होता नहीं हुआ तो अकेले भी आ गए, बट अब मुझे genuinely I'm now scared of coming alone unless there's another car that follows me, a co-worker follows me or something। अब मुझे वाकई में sort of डर लग गया है कि वापस आना जो है from work to home, especially at night, especially गोइंग आउट जनरली। मैं जब भी सिग्नल पे खड़ी होती हूँ तो मैं यू नो इधर उधर देख रही होती हूँ कि ये कौन है, ये कौन है। इफ़ माई कार इज़ स्टेशनरी और मेरे आगे कोई एग्ज़िट नहीं है क्विक, तो मैं जेन्युइनली परेशान होती हूँ। मैं सोच रही हूँ फ़ोन ना भी चेक करो, कोई कॉल भी करता है तो फ़ोन दबा देती हूँ कि यार फ़ोन मतलब चला जाएगा। इस टाइप का जो फ़ियर है ये बेसिकली क्राइम क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हाल ही में, तो इसके ऊपर बात करेंगे और यू नो जानेंगे कि हमारे मुल्क के अर्बन सेंटर्स के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। खैर दिस विल ऑल बी हैपनिंग लेटर ऑन इन द शो, ऑब्वियसली समथिंग दैट यू गाइज नीड टू वॉच आउट फॉर एंड हाउ टू डील विद इट, उसके साथ आप डील कैसे करें। फ़िलहाल मेरे पास हमेशा की तरह कुछ टॉप स्टोरीज हैं, तो पहले उनकी जानिब चलते हैं। पहली जो टॉप स्टोरी है ना, यू गाइस आर गोना लाफ अबाउट दिस, यू नो हम लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको बैन हो जाना चाहिए, बट व्हाट्स रियली फ़नी एंड स्ट्रेंज इज़ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्ट्स, सॉरी एक्सपोर्ट कह रही हूँ, इम्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स हैं, और जो एक बहुत बड़ी इम्पोर्ट है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं वो ये है चाय। हमारे मुल्क में चाय नहीं उगती है गाइस। अगर आप लोगों को ये लगता है कि चाय पीना जो है एक यू नो हमारा कल्चरल वो है, चाय एक्चुअली येस हमारा इट्स वन ऑफ बिग पार्ट्स ऑफ आवर कल्चर, कड़क चाय पीना वगैरह वगैरह, मगर टोटल चाय पूरे पाकिस्तान में इम्पोर्टेड आती है। हम लोग चाय नहीं उगाते, यहाँ पे चाय के कोई बागात नहीं हैं। और हम लोग अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पिछले फिस्कल ईयर में यानी कि 2021 से 2022 का जो फिस्कल ईयर था उसमें हम लोगों ने 83.88 बिलियन, बी फॉर बिलियन,
बिलियन रुपीज़ की चाय इंपोर्ट करी, और ये 13 बिलियन ज़्यादा थी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल जितनी हमने इंपोर्ट करी उससे थोड़ी सी और 13 बिलियन ज़्यादा हमने इंपोर्ट करी। हम लोगों ने दवाइयाँ बाय द वे जो इंपोर्ट करी, क्योंकि दवाइयाँ भी हम लोग ठीक से पूरी नहीं बनाते, 6 ट्रिलियन थी इस फिस्कल ईयर में। और हम लोगों ने 4 मिलियन साइकिलें, 4.4 मिलियन मोटरसाइकिलें, 4.3 मिलियन कार्स और 75,000 रिक्शा भी इंपोर्ट किए। सो दिस whenever we say कि ओ imports etc, there is lots of things that we are extremely reliant on. चाय being one, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अब चाय नहीं मिलेगी क्योंकि चाय तो imported good है, और गुजारा करें आप किसी और चीज़ से, कावे शावे बनाएं क्योंकि कावों की सामान जो है वो हमारे मुल्क में उगता है। तो मतलब they will be very there will be big problems. A lot of people will be like, यार सुबह मतलब हमारी हो ही नहीं सकती, दिन नहीं गुजरता है चाय के बगैर, and there are so many cups of tea consumed in a day. So yes, 83.88 billion, यानी कि almost 84 billion rupees worth of tea being consumed every year by Pakistanis. खैर, इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। हुकूमत ने एक नए स्कीम का जो है स्टार्ट किया है। इसका नाम है सस्ता पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम। ये फैसिलिटेट करने के लिए है उन लोगों को जो कि इम्पोविश्ड हैं, और क्योंकि राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल जो हैं उससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बहुत बैडली अफेक्ट हो रही हैं। इसके अंदर बेसिकली 14 मिलियन मार्जिनलाइज हाउस होल्ड्स को 28 बिलियन रुपीज़ की फैसिलिटेशन है। इसकी जो है एप्लीकेंट्स, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी मंथली इनकम हाउस होल्ड की 40,000 से कम है। ये मेन बेनिफिशरीज़ होंगे, और अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको अपना कंप्यूटराइज्ड NIC भेजना है 786 पे विया SMS रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए आपको कंफर्म करेगी। आपको मैसेज रिसीव करने के बाद अगर आप पंजाब सिंध बलूचिस्तान में रहते हैं तो आप HBL जाएं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा गिलगित आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आप बैंक अल-फलाह जाएं और आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं 2000 रुपये की। सो बेसिकली पंजाब सिंध और बलूचिस्तान वाले HBL, और खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान और AJK वाले बैंक अल-फलाह जाएँ। 8 मिलियन फैमिलीज़ जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, वो भी इसका उठा सकती हैं फ़ायदा। टर्म्स और कंडीशंस ये हैं कि आपको डेफिनेटली बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिर्फ एक इंसान को फ़ी फैमिली रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। ये प्रायोरिटाइज़ करेगा, बाय द वे ये जो प्रोग्राम है इसमें प्रायोरिटी जो है वो शादीशुदा और विडोड ख़वातीन को दी जाएगी। मेल रिप्रेजेंटेटिव्स सब्सिडी रिसीव कर सकते हैं इन केस विडो वो जो ख़वातीन है वो अवेलेबल नहीं है। सब्सिडी डिसबर्समेंट जो है वो जल्दी से हो जाएगी जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेशन गोई दे दी है कि पोटेंशियल है, अभी पोटेंशियल नहीं जेन्युइनली बता रहे हैं कि आपको प्राइसेस और हाइक होंगी फ्यूल में। तो अभी भी हम लोग सब्सिडाइज्ड फ्यूल ख़रीद रहे हैं, इससे भी महंगा होना है। तो खैर एनीवेज ये है एक स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि एक काफ़ी हार्ट वार्मिंग स्टोरी है। ये बेसिकली पाकिस्तान की फ़ाइटर हैं, MMA फ़ाइटर, इनका नाम है अनीता करीम। इनका ताल्लुक़ हुंज़ा से है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की उनियन हा को हरा कर जीत हासिल करी है। फेयरफैक्स प्रमोशन लुम्पिनी स्टेडियम बैंकॉक में ये 25 साला फ़ाइटर हैं, और इन्होंने तीनों राउंड्स के अंदर, अगर आपने ये देखा हो, बैंटम वेट में बाय द वे ये फ़ाइट करती हैं, तीनों राउंड्स के अंदर ठीक ठाक मतलब ज़बरदस्त किस्म का गेम खेला एंड बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल फाइटर्स हुज़ वन एट दैट स्केल। सो अनीता, कंग्रेचुलेशंस। और इनको बाय द वे आर्म कलेक्टर कहते हैं क्योंकि ये बाजू का बहुत ख़तरनाक किस्म का लॉक लगाती हैं। तो इन्होंने बहुत सारे और भी एक्कलेट्स जीते हैं इन हर करियर। इन्होंने 2019 में एक्चुअली एक इंडोनेशियन फ़ाइटर को डिफीट किया था, जिसके बाद हम लोग वी वर ऑल लाइक वाओ हु इज़ दिस गर्ल। एंड हुंज़ा से इनका ताल्लुक़ है। इनके भाई जो हैं बाय द वे उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है, इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक हर मैनेजर / कोच। इट्स रियली कूल टू सी हर फाइट। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि बेसिकली
बताती है ईद उल अज़हा की डेट्स। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस दफ़ा ईद उल अज़हा जो है वो इस्लामिक डेट जो है 29 जून की डेट, एक्चुअली इस्लामिक डेट भी 29 जून होगी। तो मून विजिबल होगा 29 जून को शॉर्टली आफ्टर सनसेट। इसका मतलब ये है कि ईद उल अज़हा प्रॉबली मोस्ट लाइकली 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगी, जबकि आशूरा जो है वो 10 मुहर्रम को होगा। और ज़िलहज जो है जुलाई 1 को होगा, विच मेक्स एवरीथिंग अ लॉट मोर कन्वीनियंट एंड ईजियर टू रिमेंबर सॉर्ट ऑफ कि पहले ज़िलहज भी पहला 1 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, तो ईद आ जाएगी 10 तारीख को। आसान ज़िंदगी हो जाएगी। ईद उल के बहुत सारे मार्केट्स लगे हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पर ऑब्वियसली जानवरों की फ़रोख्त जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे और मार्केट्स के अंदर एनिमल्स का इन्फ्लक्स हो रहा है ताकि लोग कुर्बानी कर सकें। आई डोंट नो व्हाट विद द हालात गोइंग द वे दे आर कि ये कितना एक पॉसिबल होगा। एक और यहाँ पर क्राइम के बारे में, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे वीडियोस आए थे, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड इफ़ यू रिकॉल, कि बहुत सारे लोगों के घरों के बाहर से एनिमल्स वर टेकन। सो आई होप दैट डजंट हैपन दिस ईयर। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको बात करेंगे इसी सब्जेक्ट के ऊपर, स्ट्रीट क्राइम एंड हाउ टू डील विद इट, मतलब कितना है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके साथ आपने अपने आप को किस तरह डील करना है। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ में पहले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, मुलाकात करवाना चाहती हूँ आप लोगों से उनकी। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहान खिलजी, असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर हैं एट EFU लाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? I'm fine. सर मुझे ये बताएं कि EFU इज़ दिस ह्यूज कंपनी, इट्स बिन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इतने अरसे से, और लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अभी तक हमारे मुल्क में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट नहीं किया है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं हैं, एंड वी थिंक ऑफ अदर वेज टू सॉर्ट ऑफ सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रबल, बट आपका क्या ख्याल है इस बारे में? First of all, thank you for inviting me on your show. जी जी। Of course, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टाइम EFU लाइफ एक लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन पाकिस्तान, और हमारे फाउंडर चेयरमैन रोशन अली मेमजी साहब ने हमें प्लेज लिया और प्लेज दिया उन्होंने सबको कि लाइफ इंश्योरेंस EFU लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी। और उसी चीज़ को देखते हुए जो उनका विज़न था और उनकी आइडियोलॉजी थी, उसी के मुताबिक हमारे जो प्रोडक्ट्स की रेंज है, लोगों की जो ज़रूरियात के मुताबिक और उनकी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक हमारी सर्विसेज रखी गई, और वो प्रोडक्ट उसी रेंज में बने हैं। इस टाइम करंटली हम ऑलमोस्ट 5 मिलियन लाइव्स इंश्योर्ड है हमारे साथ, और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट नैनो माइक्रो प्रोडक्ट्स हमारी जो, उसमें भी 2 मिलियन से ज़्यादा लाइव्स हमारे साथ इंश्योर्ड है। और स्टिल मैं समझता हूँ कि हम 360 सिटीज़ लोकेशंस पे हम मौजूद हैं, और मोर देन 150 सिटीज़ पे हम मौजूद हैं, और 10,000 की हमारी ट्रेंड हाईली ट्रेंड फील्ड फोर्स और मैनेजर्स काम कर रहे हैं। लेकिन स्टिल इसकी अवेयरनेस की अभी ज़रूरत है, पेनिट्रेशन की ज़रूरत है कि हम बहुत सारे फर्दर पाकिस्तान में, चूँकि लार्ज पॉपुलेशन है, तो हम फर्दर पेनिट्रेशन के लिए जा रहे हैं, मैन पावर अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं कि ये सर्विसेज हम डोर टू डोर ये पहुंचा सकें सबको।
सही। सर मुझे ये बताएं, मैं आपसे कि ऐसा क्या है दैट इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टेक 10 आउट ऑफ 10 पाकिस्तानीज़, मे बी 1 person विल हैव लाइफ इंश्योरेंस, बाकी के 9 जो लोग हैं कि कोई मेंटल ब्लॉक है, क्या मसला क्या है? देखिए ये एक्चुअली जनरेशन से आती है, यानी उसको अगर पार्ट ऑफ कल्चर हम बनाना चाहें तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये आएगी। अगर मेरे वालिद साहब इंश्योर्ड थे तो ये मैसेज मुझे इजीली शिफ्ट होगा। हाँ, तो चूँकि ये हमारे पीछे जनरेशन में एक चीज़ नहीं आ रही, वो काम नहीं हुआ। अगर इसके तौर से बैकग्राउंड में जाए, 71 तक ऑलमोस्ट मोर देन 30,000 फील्ड फोर्स काम कर रही थी पाकिस्तान में। नेशनलाइजेशन के बाद ये चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में गई तो वह वो परफॉर्मेंस नहीं आई 20 ईयर्स, एंड देन ये जब से वापस रीबर्थ हुई है पिछले 25-26 ईयर्स में, मैं समझता हूँ कि हमने इसको बिल्कुल बहुत सारा काम हुआ। तो बहुत ज़्यादा आपने डबल ट्रिपल क्या, जी हाँ, बहुत काम हुआ बड़े इसके मल्टीप्लायर्स हैं और फर्दर इसकी पेनिट्रेशन हो रही है और ये ग्रो कर रहे हैं। जहाँ जिस जिन लोकेशंस में हम हैं तो ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है। हमारी मार्केटिंग कैंपेन बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रही है, लोगों का अवेयरनेस लेवल। फिर ये सोसाइटी में मिसाल के तौर पे जहाँ जहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी क्लेम की रेशो है, अभी अगर हम देखते हैं पिछले कोविड में लास्ट 2 ईयर्स जी, तो एक अचानक एक ऐसी वबा जो लोग बिल्कुल भी 100 ईयर्स में ऐसे वाक़यात आते हैं, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 1.25 बिलियन के क्लेम हमने पे किए, जस्ट जो कोविड से रिलेटेड क्लेम्स थे फॉर 2 ईयर्स। तो जब आप सोसाइटी में उसकी सर्विसेज जाएंगी तो जो आसपास की सोसाइटी तो कल्चर में आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, और इसलिए हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि ये इसकी स्पीड आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारे मुल्क की जनरली, वो काफ़ी अनसर्टन है। इस वक्त विद राइजिंग कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड सैलरीज जो हैं वो मैच नहीं कर रही, तो इस तरह की सिचुएशन में एक बंदा जो लाइफ इंश्योरेंस लेता है, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प कैन दैट पर्सन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज पर्टिकुलर प्रोडक्ट? जी एक्चुअली हमारी बात है भी यही कि ये जो ऐसे हालात, जैसे अब हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी महंगाई हो गई तो इश्यूज़ प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम उसे आगे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये तो आपकी मौजूदगी में महंगाई आ रहा है, अगर एक जो अर्न करने वाला है वो मौजूद है और महंगाई आती है तो वो एक्स्ट्रा वो काम करके, पार्ट टाइम काम करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसको हटा के देके तो फिर वो जो रेनी डेज़ है वो कितने मुश्किल के दिन है। और कोविड में जो दूसरा एक्सपीरियंस हमारा हुआ, एक्चुअली हम लाइफ इंश्योरेंस देते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, 15 ईयर्स 20 ईयर्स फॉर लॉन्ग टर्म की ये प्रोडक्ट है एक्चुअली। बट एक एक्सपीरियंस हमारा हुआ इस कोविड में कि लोग अचानक जॉब बिज़नेस बंद हुए, अचानक लोगों जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट एकदम हुई और लोग जॉब नहीं रही लोगों की, तो उनको कैश फ्लो की ज़रूरत थी। अचानक उनको फ़ौरन पैसा चाहिए था। जिन्होंने हमारी सर्विसेज अवेल की थी तो उनके पास चूँकि ये ऑप्शन मौजूद था कि वो किसी इमरजेंसी में अपने कैश फ्लो को यूटिलाइज़ कर सकते थे, तो उनको भी इस मुश्किल टाइम में ये जो सेविंग उन्होंने रेगुलर बेसिस पे की थी ये उनके काम आई। तो अब ये इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन कि आपको मुश्किल दिनों के लिए सेविंग करनी चाहिए। तो ये एक मैसेज है जो कि एब्सोल्युटली। हम लोग इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शाहजहान खिलजी मौजूद हैं, ये असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर हैं एट EFU लाइफ, और बातचीत हो रही है अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट लाइफ इंश्योरेंसेस इस वक्त ज़िंदगी के अंदर। मुझे बताएं कि सेविंग्स अगर कोई इंसान किसी और तरीके से कर रहा हो, डू दे गेट स्पेंट? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेविंग विद लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग विदाउट? फ़र्क क्या है? एक्चुअली सेविंग इज़ अ गुड थिंग कि आप अपनी लाइफ में सेविंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप उसको, मैं हमेशा उसके लिए वर्ड देता हूँ कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो जाए। जो हमारी प्रोडक्ट है उस पर 2 चीज़ों को हम देखते हैं। एक
जो आपकी कास्ट ऑफ लिविंग है उसके लिए सम एश्योर्ड हो कि आप जो चीज़ सिस्टम रन कर रहे हैं, पूरी फैमिली को आप रन कर रहे हैं, आपके पीछे डिपेंडेंट है, तो आपकी एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस को हम कहते हैं इट्स इनकम इंश्योरेंस। इफ समथिंग हैपन टू यू, तो वो जो इनकम है एक इमोशनल लॉस है उस फैमिली के लिए, वो है बिल्कुल है, और एक फाइनेंशियल लॉस है। जो फाइनेंशियल लॉस है वो उन लोगों के लिए जो रह रहे हैं, और वो एक ह्यूज लॉस है। तो उसको आप कैसे, अगर तो लाइफ इंश्योरेंस उसको एड्रेस करती है कि एटलीस्ट उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मौजूद हो जो ऐसे वाक़यात में उनको हेल्प आउट कर सके। सही, नंबर 1। नंबर 2, लिविंग टू लॉन्ग। आप रिटायरमेंट है, बुढ़ापा है, रिटायरमेंट में फ़ंड रिक्वायर्ड है, वो फ़ंड कहाँ से आएंगे? तो इसी तरह एजुकेशन है। आज आपके बच्चे एजुकेशन बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो हायर एजुकेशन के लिए फ़ंड रिक्वायर्ड होगा। बिल्कुल, वेडिंग उनके लिए फ़ंड रिक्वायर्ड होगा। तो जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी को, कि इमरजेंसी किसी इमरजेंसी में उस फैमिली को फ़ंड रिक्वायर्ड है, खसूसन बंदा ना रहे तो फिर तो बेइंतहा उसकी इम्पोर्टेंस आई हो जाती है। क्योंकि हम क्लेम भी देते हैं, तो हम जिस फैमिली को इंश्योर कर रहे होते हैं, इनिशियली जिस बंदे से मिल रहे होते हैं, जो आपने पहला सवाल किया कि लोग क्यों हेजिटेशन, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, काम पे होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो उसको वो चीज़ नज़र आ ही नहीं रही होती। जो पिक्चर हम देख रहे होते हैं वो ग्रे एयर, उसके ओल्ड एज हम वो देख रहे होते हैं। और जो फैमिली है वो इस टाइम तो खुशहाल है, उसके पीछे सेफ्टी है, उनके शेल्टर है, एजुकेशन फ़ीस पे हो रहे है, सब कुछ है। वो उन हालात को देख ही नहीं रहे, और हम जिसको देख रहे होते हैं वो विडो जिसके कमाने वाले नहीं रहते। तो वो जो सिचुएशन है, तो ये डिफरेंस है हम दोनों के सोचने में। तो हम उसको फोर्स करते हैं कि इस सिचुएशन में फैमिली को इंश्योरेंस बैकअप होना चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए उनके लिए, जैसे हम बाकी चीज़ों में उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये फाइनेंशियल बैकअप है। अगर आप अपनी फैमिली से, डेफिनेटली हम सब अपनी फैमिली के लिए, हमारी सर्वे के ऑलमोस्ट 70 to 80% हम अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं, उन्हीं के लिए खर्च कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं उन्हीं में से कुछ परसेंटेज, 10%, 15% साल में फ्यूचर के लिए, सिक्योरिटी के लिए इतनी बड़ी प्राइस नहीं है, इतना बड़ा आप पे नहीं कर रहे हैं। तो ये इस पे हम काम करें कि जो हमारी सर्विसेज है वो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड, आपको एक रेगुलर सेविंग प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए जो आपको फ़ंड प्रोवाइड कर सके, जो आपके मेजर एरिया आ रहे हैं। और इमरजेंसी जिसमें हम कहते हैं फाइनेंशियल जो लॉस सबसे बड़ा हो, वो जब बंदा कमाने वाला ना रहे, और लोगों की लाइफ आप डिपेंडेंसी, यानी बच्चों को 20 ईयर और 25 ईयर्स में जाके वो इस काबिल होते हैं कि वो कुछ अर्न कर सकें। तो इतने इस पीरियड में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, एक्चुअली फाइनेंशियल ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लाइफ इंश्योरेंस। तो इन दो को एड्रेस करते हैं कि एक तो आप सेविंग करें फॉर लॉन्ग टर्म की सेविंग है, हमारी प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म को नहीं एड्रेस करते। आप अपने रोज़मर्रा की जो आपके है वो आप, लेकिन हम जो फोर्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, बच्चों की फ्यूचर के हवाले से और आपके ओल्ड एज के हवाले से। ओल्ड एज से मैं अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि ओल्ड एज के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस दैट एनीबडी फेसेस इज़ मेडिकल एक्सपेंसेस। इनवेरिएबली डॉक्टरों के ज़्यादा विजिट्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो मेडिकल इंश्योरेंस भी है क्या? जी, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस इसको एड्रेस करती है। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी अलियांस EFU हेल्थ इंश्योरेंस इस पे काम कर रही है। लेकिन ओल्ड एज में जो और ज़्यादा जो हमारे एक्सपीरियंस हो रहा है वो ये कि ज़ाहिर हम डिग्निटी के लिए काम करते हैं, सारी ज़िंदगी काम करते हैं, सारी ज़िंदगी का। लेकिन ओल्ड एज में बहुत वर्स्ट कंडीशन है पाकिस्तान में। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, एक फ़ंड उनको या प्रोविडेंट फ़ंड के मद में एक फ़ंड मिलता है, और वो फ़ंड कहीं शादियों में और उसमें उनसे खर्च हो जाते हैं, और वो फिर फाइनेंशियली डिपेंडेंसी में आ जाते हैं, और उस वक्त जॉब नहीं होती उनके पास, वो काम करने के वो एनर्जी नहीं होती उनमें कि वो फर्दर काम कर सके। और मैंने बहुत एग्जीक्यूटिव लोगों को टेबल के उस तरफ बैठ के काम करते हुए देखा, जो पहले टेबल के इस तरफ बैठ के काम करते थे, क्योंकि वो प्लान नहीं है। तो रिटायरमेंट एज में भी एक रेगुलर इनकम का होना इम्पोर्टेंट है कि आपकी डिग्निटी। तो उसके लिए भी हमारी सर्विसेज है कि हम आपको वही एड्रेस करते हैं कि आप आज से अपने ओल्ड एज के लिए भी आपको प्लान करें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच शाहजहां साहब। जाते थे कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स? जी, मैं कह रहा हूँ कि आप प्रीमियम जिसको हम सेविंग कहते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे 10 to 15% उसको जो प्राइस आप वो पे कर रहे हैं, 10 to 15% ऑफ योर एनुअल इनकम,
और जो मामलात वो एड्रेस कर रहा है, यानी जिन जिन मसाइल को वो हल कर रहा है, अगर आप वो उसके सामने रखें तो वो कुछ भी नहीं है। और अगर आप वो 15% पे कर ले इजीली, तो आप इजीली पे कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइस फैमिली पे नहीं कर सकती। इंश्योरेंस एक प्राइस टैग है फॉर डूइंग नथिंग, और फैमिली इस प्राइस को नहीं पे कर सकती। तो आपको हमें उसके लिए ये करना चाहिए और इस पर हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये जो बेसिक प्रोटेक्शन उनका राइट है, ये उनको हम फ़ौरन से पेशतरी उनको दें। थैंक यू सो मच शाहजहां साहब। नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने EFU इंश्योरेंस वालों से इन टच होना है तो लाइफ लिख कर 9898 पर SMS कीजिए। मुझे फ़िलहाल जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे और बात हो रही है आज स्ट्रीट क्राइम के बारे में, एंड हाउ टू डील विद स्ट्रीट क्राइम। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान जो हैं वो सेट के ऊपर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुईज़ हुसैन हैं, ये फाउंडर हैं ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। और हमारे साथ लाहौर से स्काइप के ज़रिए एक और मेहमान मौजूद है। हमारे साथ वसीम रियाज हैं, ये क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम सलाम जी। हम लोग जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि पहला सवाल वसीम मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या आपने नोटिस किया है लाहौर, कराची, अर्बन सेंटर्स के अंदर क्राइम क्या इंक्रीज़ करा है हाल के दिनों के अंदर? वसीम, क्या हमें आपको नज़र आ रहा है कि क्राइम रेट अर्बन सेंटर्स में पाकिस्तान के कराची और लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर बढ़ रहा है इन दिनों में? जी मेरे साथ बात कर रहे हैं आप? जी वसीम आपसे बात करें। जी बिल्कुल। क्राइम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल कराची, लाहौर, इन तमाम शहरों में क्राइम की जो रेशो इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात है जिसकी बना पर इसमें इजाफा जो है वो होता जा रहा है। लेकिन पुलिस इस हवाले से, अगर पंजाब की बात करूं, जो मैं लाहौर को कवर करता हूं, तो लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में पुलिस ये कहती है कि वो फ्री रजिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है, जिसकी वजह से क्राइम जो है वो ज्यादा नजर आता है। लेकिन जो पुलिस के अपने ही इदादो शुमार है, अगर वो देखे जाए तो उससे साफ नजर आता है कि रवां साल जो है वो गुज़श्ता साल की निस्बत क्राइम में 30 से 35% इजाफा जो है वो देखने में आया है। मैं आपको मोटे मोटे फिगर जो है वो बता देता हूँ इसके। अगर पिछले 4 माह की बात की जाए तो गुज़श्ता साल इसी अरसे में जो है वो 1,90,000 से ज़ायद मुकदमात जो है वो लाहौर में दर्ज किए गए थे। लेकिन रवां साल इस अरसे के दौरान 2 लाख से ज़ायद मुकदमात जो है वो दर्ज हो चुके हैं। और रोज़ाना की अगर आपको रेशो बताऊं तो रोज़ाना सड़कों पर 300 से ज़ायद शहरी जो है उनके साथ स्ट्रीट क्राइम, राहज़नी की वारदातें होती हैं। दुकानों को लूट लिया जाता है। ख़वातीन जो पैदल गली मोहल्लों में आती जाती नजर आती हैं, उनको जो है वो डाकू बिला खौफ लूट कर जो है वो फरार हो जाते हैं। और 100 से ज़ायद अफराद को रोज़ाना लाहौर में मोटरसाइकिलों से जब वो महरूम कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। लाहौर में टोटल 84 पुलिस स्टेशन है और इन 84 पुलिस स्टेशन में 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चली जाना, ये एक लम्हा फिक्रिया है। पुलिस को इस हवाले से कुछ ठोस इक़दाम करने होंगे। पुलिस अफसरान मानते हैं कि क्राइम जो है वो इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उसमें वो ये भी बताते हैं कि क्राइम में इजाफे की एक वजह फ्री रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि जो भी साइल उनके पास आता है उसका फौरी मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस के ये अपने ही दादोशुमार उनके खिलाफ भी हैं, क्योंकि अगर वो पहले फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे तो क्या पहले जो है वो क्राइम किस वजह से कम था, ये तमाम चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन शहर है जहाँ 1 करोड़ से 1.25 करोड़ की आबादी है और उसके अलावा रोज़ाना 60 से 62 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर होती हैं। तो यहाँ पर बहुत से पहलू हैं जिसकी वजह से क्राइम में जो है वो इजाफा हुआ है। आबादी में इजाफा एक वजह है, बेरोज़गारी। उसके अलावा जो लोग हैं उनके पास रोज़गार नहीं है। ये दूसरे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से भी लोग आते हैं लाहौर और वारदातें कर जो वो चले जाते हैं। शायद यही वजह है लाहौर में जो है वो क्राइम की रेशो जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। और पुलिस की तरफ से कोई मुनासिब हिकमत अमली जो है वो नज़र नहीं आती। जो भी अफसरान लाहौर में यहाँ तैनात होते हैं, अव्वल तो इससे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने पै दर पै अफसरान के तबादले जो हैं वो किए। और अब क्योंकि नून लीग जो है वो पंजाब में
बरसर इक़्तिदार है, तो उन्होंने जो अफसरान यहाँ पर तैनात किए हैं उनकी भी कोई हिकमत अमली जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती, क्योंकि CCP लाहौर जो आए हैं उन्होंने आते ही सबसे पहले जो है वो गाड़ियों के काले पेपर्स ख़त्म करने का हुक्म दिया, और जो फ्लैशर लाइट्स इस्तेमाल की जा रही उनके खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। और जो DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी आए हैं तो उन्होंने तमाम शहर के गदागरों को जो है वो पकड़ने के लिए पुलिस को जो है वो लगा दिया। तो क्राइम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, और क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को कोई ठोस हिकमत अमली जो है वो बनानी पड़ेगी। शहर में बहुत सारी सहूलियात जो है वो पुलिस को दी गई हैं। डॉल्फिन फोर्स है, सेफ सिटी, सबसे ज़्यादा शहर को महफूज बनाने के लिए जो सेफ सिटी बनाया गया है, इसके बावजूद शहर में डाकू राज जो है वो बरकरार है। थैंक यू सो मच वसीम, आई थिंक दैट्स अ रियली कंसाइज, आपने बहुत अच्छी और कंसाइज के साथ हमें एक पिक्चर खींच के दी है ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर मोइज़ हमारे साथ हैं, हम लोग बात करना चाहेंगे इनसे कि किस तरह वंस यू सफ़र्ड फ्रॉम अ मगिंग, जो कि अब एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्लेस इंसिडेंट हो गया और आप हिल जाते हैं थोड़ा सा, तो उसको किस तरह डील करें और क्या करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में, ये मगर बात होगी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर मोइज़ हुसैन मौजूद हैं, ये फाउंडर हैं ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज, और बातचीत हो रही है अबाउट स्ट्रीट क्राइम एंड द इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्ट्रीट क्राइम। आई थिंक कराची के जितने भी लोग रहते हैं डॉक्टर मोइज़, अब हम सारे या तो किसी को जानते हैं, अगर खुद मग नहीं हुए तो देन वी डेफिनेटली नो समबडी फर्स्ट हैंड जिनके साथ कोई मगिंग हुई है, कोई रॉबरी हुई है, एक्सेट्रा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मग हो रहे हैं या अगर रॉबरी हो रही है एट गन पॉइंट, तो क्या फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। लिविंग इन बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्राइम रेट बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर गया। मेरे साथ 2 दफ़ा हुआ मगिंग। आज से कुछ साल पहले आई यूज़ टू लिव इन नॉर्थ नाज़ाबाद, फैमिली हाउस था हमारा, और ज़ाहिर वहीं हमारे भाई बहन सब बड़े हुए। तो फ्रॉम नॉर्थ नाज़ाबाद डेली आई यूज्ड टू कम टू क्लिफ्टन विच इज़ माई ऑफिस। ये मेरी टू एंड फ्रो होती थी। और रास्ते, नॉर्थ नाज़ाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया, तो ग्रीनरी बहुत है, रोड्स बड़े वाइड है, मगर जाने के लिए जिन रास्तों से गुजरना पड़ता था वो सारे के सारे नैरो भी थे। ट्रैफिक का टेम्परामेंट को और था, साइकी और थी वहाँ के एरिया की। 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ। अच्छा, एक चीज़ मेरी आदत हमेशा, मेरे साथ मेरा ड्राइवर होता था, एक मेरी आदत हमेशा एक रही है कि जहाँ गाड़ी किसी सिग्नल पर रुकती है या ट्रैफिक जैम होता है तो मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ, मैं चारों तरफ देखता रहता हूँ कि जी वहाँ से कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी ने शायद दोनों दफ़ा हमें बचाया। तो एक तो आप नॉर्मली ठीक है, अगर आप गाड़ी रुकती है, लोग गाने सुनने में मगन होते हैं फ़ोन पे, तो फ़ोन तो आपका नज़र ही नहीं आना चाहिए। दूसरा काम मैंने ये किया था कि एक बहुत ही सस्ता 3000 रुपये का फ़ोन लिया था मैंने, ठीक है, वो फ़ोन अपने पास रखता था गाड़ी में, और जो महंगा वाला फ़ोन था वो गाड़ी में किसी और जगह। अच्छा, एक वॉलेट मैंने ली थी, जिस वॉलेट में मैंने 200-300 रुपये रखे हुए थे, वो वॉलेट अलग थी, और जो असल वॉलेट थी वो अलग गाड़ी में होती थी। ये एहतियात हमेशा से मैंने की हुई थी पहले से। तो 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ और गन पॉइंट पे हुआ, और शुक्र है कि वही वॉलेट जो जिसमें 200-300 रुपये थे और वही मोबाइल मैंने दे दिया। दूसरी मरतबा ये किया था कि जब वो आया गन पॉइंट पे, तो मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, तो मैंने उसको बोतल फेंकी, मैंने कहा लो, तो एकदम घबरा के पीछे हट गया, और वहाँ से फिर मेरे ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो वो भाग गया। तो पहली तो चीज़ है कि एहतियात के लिए, अब जिस शहर में आप रहते हैं, आपको पता है शहर तो है नहीं, जंगल बन चुका है, कोई निज़ाम नहीं है, ना ट्रैफिक का निज़ाम है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, तो आपने अपनी तौर पे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें ऐसी जगहों पे अवॉइड करें, मोबाइल यूज़ करना या पैसे निकालना वॉलेट में से ही अवॉइड करें। लोग देख रहे होते हैं और आपको नहीं पता कौन शख्स क्या नोटिस कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा चीज़ है कि एहतियात, और कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि साइकी क्या होती है एक मगर की, या एक जो भी आपको आके आपको मग कर रहा है या रॉब कर रहा है, क्या
रेजिस्ट करना अक्लमंदी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो भूल ही जाएं। देखिए सबसे ज़्यादा एक को हमने जब पकड़ा था ना, हुआ ये था कि मेरे ड्राइवर ने भी फिर गन निकाली और उसको पकड़ लिया हमने। उसके पास जो पिस्टल थी उसके अंदर सिर्फ एक गोली थी, उसके चेम्बर में एक गोली थी, यानी दूसरी गोली भी नहीं थी। इतना कंगाल था जिसके पास पैसे नहीं थे गोली रखने के लिए। खैर वो गन भी हमने लेके फिर पुलिस में दे दी और वो बंदा भाग गया। याद रहे उस वक्त सबसे ज़्यादा आपसे डर उसको ज़्यादा होता है, आपको इतना नहीं होता। उसको डर ही होता है कि पकड़ा ना जाए, तो वो अगर ज़रा सा भी आप रेजिस्ट करेंगे वो गोली चला देगा, या कोई भी हथियार होगा वो चला देगा। तो जितना कामली आप इनको दे सके वो आप दे दें, जो भी मांगता है वो दे दें। और बिल्कुल सॉरी 3 दफ़ा हुआ था, एक तो भूल गया, मेरी बेटी उरूज वो भी मेरे साथ ही, वो गार्डन पे हुआ था और उस वक्त हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था हम लोग उसके, हम खड़े थे एक बिल्डिंग के नीचे और एक रिक्शा आया और रिक्शा में से 2 आदमी उतरे और इत्तेफाक से उरूज के पास 50,000 रुपये थे उस वक्त। और वो दोनों एक इस तरफ से आया, एक इस तरफ से आया। वो उस वक्त हम बिल्कुल तैयार नहीं थे और वाकई हम छिन गया हमसे अच्छा खासा। उसके बाद हमने एहतियात की। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो बड़ी अच्छी तरह, लो भैया आप ले लो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपके लिए था। जितनी आराम से शो करके कि मैं नर्वस नहीं हूँ आप चीज़ें दे दें, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए, हमारे यहाँ अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंक्रीज़ इन क्राइम का एक अजीब व गरीब रेशियो। दुनिया के कई मुल्कों में क्राइम बढ़ रहा है, कुछ मुल्कों में कम हो रहा है और कुछ मुल्कों में बिल्कुल ख़त्म है। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में क्राइम जो है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। कुछ मुल्कों में बड़ा कंट्रोल है, सिंगापुर फॉर एग्जांपल बड़ा कंट्रोल है क्राइम, मलेशिया में किसी हद तक कंट्रोल है। तो क्राइम बढ़ने के जो पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ 3 बड़े मेजर रीज़न, उनमें से एक तो डेफिनेटली पावर्टी है। अब कितना जेन्युइन है हमको नहीं पता, मगर यकीनन 1% ऐसा होगा कि जो शायद इसलिए कर रहा है कि उसके पास वसाइल नहीं है, हो सकता ही हो। दूसरा, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। आपको हैरत होगी, मैं चूँकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह की ट्रेनिंग देता हूँ ग्रेड 18 और 19 के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, उसमें कई दफ़ा पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग भी होते हैं। आपके पास जब कोई केस आता है पुलिस के पास वसाइल नहीं है, कोर्ट में जाता है, महीनों चलता है और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 8-8 केसेस में जमानत पे रहा हुआ है। एक शख्स जमानत पे रिहा हो जाता है, वो दूसरा जुर्म करता है, फिर जमानत मिल जाती, फिर रिहा हो जाता है। तो जहां आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नाम का हो, जहां जस्टिस ना हो, डिलेड जस्टिस हो, जहां कोई सुनवाई ना हो आपकी, वहां आप क्राइम बढ़ेगा। बिकॉज हर आदमी में हिम्मत है कि मैं कर सकता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं मुझे। आप रोडों पे जिस तरह गाड़ियाँ चलती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश इस मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान हो जो ये एक ऑर्डर कर दे कि जो डबल पार्किंग करेगा गाड़ी जब्त, जो वन वे चलाएगा गाड़ी जब्त सीधी। तो आपके मुल्क के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम ठीक हो जाएगा। जिस तरह कल मैं फंसा हुआ था एक जगह पे, मतलब मैं हैरान हूं, पढ़ा लिखा इंसान, स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चे आ रहे, क्या आपके बच्चे इतने नाजुक हैं कि चल के 10 कदम नहीं आ सकते गाड़ी के पास, आपकी गाड़ी गेट पे आना जरूरी है? ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि वंस कोई एक इंसान अगर मग हो जाए तो उसके बाद बहुत अरसे तक बहुत सारे लोग, इट मे नॉट हैपन टू एवरीवन बट रियली लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल, वो लोग एक सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। और उस ट्रॉमा को कैसे डील करना? देखिए, दिस इज कॉल्ड PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और ये हर एक को होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। जिसमें हसासियत ज़्यादा होती है या उसके साथ ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती की गई है, जैसे गन सर पे रखी गई और दबाई गई हो, तो उसको ट्रॉमा ज़्यादा होगा, यानी जितनी जान का ख़तरा ज़्यादा होगा। तो एक उससे देख लें, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे देख लें, एक टेक्निक होती है जो फ़ौरन रिलीज़ करती है, उसको कहते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उसके ऊपर टैप करें तो इंस्टेंटली ट्रॉमा रिलीज़ हो जाता है। लेकिन मेमोरी रहती है, मेमोरी इस तरह रहती है कि रिलीज़ होने के बाद भी अगर आप उस जगह से वापस जाएंगे तो वो सारे के सारे जो एंकर्स हैं वो ट्रिगर ऑफ होंगे और आपको वही नर्वसनेस और एंग्जाइटी की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, राइट।
तो मेरे नज़दीक ये कि आप प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, कुछ सेशंस ले लें ताकि आप रिलीज़ हो जाए, वरना इस खौफ के आलम में रहेंगे जब कभी आप उस जगह से गुजरेंगे। वैसे आपको नहीं होगा प्रॉब्लम, मगर वो एंकरिंग कहते हैं, एंकर हो जाती है वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे आपके साथ केस हुआ, या उस मतलब उस गाड़ी में, हाँ, जहाँ पर भी इट कुड बी सो मेनी एंकर्स। इनफैक्ट अगर म्यूजिक चल रहा है, कोई पर्टिकुलर म्यूजिक, तो वो म्यूजिक जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो वही इमोशनल कैफियत आपकी होगी, बिकॉज वो लिंक हो जाता है, एंकर हो जाता है उसके साथ। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, कुछ सेशन ले ले, रिलीज हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि आप जब पब्लिक में जाते हैं, लॉट ऑफ द टाइम्स जो मगिंग्स होती हैं स्पेशली वो तब होती हैं जब हम लोग बाज़ारों में या पीपल आर आउट शॉपिंग स्पेशली। मुझे अब ये कहते हुए भी अफसोस हो रहा है, बट ईद के दौरान, ईद का जो टाइम होता है, इट्स बिकॉज बाज़ार में रश होता है, बहुत सारे लोग बाज़ार का रुख करते हैं, ऑब्वियसली शॉपिंग के दिमाग से करते हैं तो पैसे भी उनके पास होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मगिंग्स होती हैं अराउंड दोज इंसिडेंट्स। अभी दोबारा ईद आने वाली है, किस तरह अपने आप को सेफ रखें? देखिए, ये आने वाले ईद में तो गाय बकरे इसकी मगिंग होगी। मैं आपको बताऊं, हैरत, कई साल पहले की बात है, बच्चे मेरे छोटे थे, हमने एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी। उस ज़माने में वो जो आल्टो होती थी, मेरान, ब्रांड न्यू गाड़ी थी, अभी इंश्योरेंस करवाना बाकी था। चांद रात को गाड़ी खरीदी, इंश्योरेंस जारी होना था आफ्टर ईद। सदर के बाज़ार में वाइफ और बच्चों के साथ में गया, एक पुलिस का सिपाही खड़ा था वहाँ पे, ड्यूटी दे रहा था, वहाँ जगह थी, मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने कहा भैया ख्याल रखना। और मेरे ख्याल में मैं बहुत बड़ी गलती कर गया, क्योंकि जब मैं वापस आया हूँ तो गाड़ी नहीं थी मेरी, वो गाड़ी आज तक नहीं मिली मुझे, ठीक है। और वो चूँकि इंश्योरेंस नहीं थी तो इट वॉज़ अ बिग लॉस फॉर मी। तो अब कोई भी ऐसा ओकेशन जहाँ बहुत सारे लोग जमा होते हैं या जहाँ पे पैसा खर्च किया जाता है, वहाँ एक तो है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं शिकार और मिल जाता है उनको, मगर कुछ लोगों पे नज़र भी है, नहीं, दे आर पीपल, क्रिमिनल्स है जो बाकायदा रेकी करते हैं, चेक करते हैं हर चीज़, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और वो नज़र रखते हैं आपको। तो इन एनी केस अब दोनों सूरतों में बस एहतियात, और क्या कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, कैश ना रखें, कम से कम रखें, या ऐसी जगह रखें, थोड़ा कैश यहाँ रखें, कुछ कैश आप कहीं और छुपा दें, बट एहतियात के अलावा कोई रास्ता नहीं आपके पास। सही। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर मोइस तो मौजूद ही हैं, मगर अभी हमें मेराज अख्तर ने ज्वाइन किया है। ये सीनियर रिपोर्टर हैं यहाँ हमारे पास डॉन न्यूज़ पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आते साथ ही ये बनता है कि कभी आप सर मग हुए हैं? आज बिल्कुल 4 से 5 मरतबा, और रिपोर्टिंग के दौरान भी 2 मरतबा ऐसा हुआ। रिपोर्टिंग के दौरान कैमरा चल रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, कैमरे चल नहीं रहा, कैमरा पास है, और जिस जगह से हम शूट करके बाहर निकले तो उसके बाद फिर रोक लिया। कैमरा तो लेके नहीं गए, एक दफ़ा फिर कैमरा भी लेके गए। यहाँ डॉन का ही कैमरा था जो तैमूरिया थाने के हदूद में हम एक शूट कर रहे थे। वहाँ पर इस वक्त यही मानसून का सीज़न था और नालों की सफाई का काम शुरू हुआ था। वो शूट करने वहाँ पर पहुँचे, जैसे शूट कर रहे थे उस वक्त 2 मोटरसाइकिल पे आए हैं और नामालूम अफराद, और उन्होंने सिर्फ कैमरा लिया और ट्राईपोड मांगा। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद वापस आए, बोले ये भी ट्राईपोड, उन्होंने कहा स्टैंड दे दो ये। बहरहाल वो भी इनको दिया। उन्होंने मोबाइल फ़ोन नहीं लिया हमारे, लेकिन ये छीन के चले गए। इसके अलावा भी खैर वारदातें तो शहर में होती रहती हैं। अगर देखें तो पिछले 10 दिन पहले तक का जो रिकॉर्ड था तकरीबन 35,000 वारदातें रिपोर्टेड थी 5 माह के दौरान में कराची में सिर्फ, जिसमें मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग थी, गाड़ियों का चोरी होना, छीनना, मोटरसाइकिलों का चोरी होना, छीनना। इसके अलावा जो हाउस रॉबरीज़ हैं वो भी बड़ी तादाद में थी। ये तो वो थे जो रिपोर्टेड थे, वरना अक्सर लोग हमारे यहाँ ऐसा हो गया कि अगर 10-20 हज़ार रुपये या एक आध मोबाइल फ़ोन छीन जाए तो वो थाने जाने के बजाय वो कहते हैं ठीक है जी सिम जो है वो दूसरी निकलवा लेते हैं, बस अपने काम में लग जाते हैं, इतना वक्त किसी के पास नहीं होता। लेकिन बहरहाल
जो IG सिंध है इस वक्त, पहले एडिशनल IG थे गुलाम नबी मेमन, उनकी तरफ से बहुत सारी कोशिशें इसमें की गई हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक खातिर ख्वाह फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ जो अजला हैं कराची के, उसमें एक चीज़ दोबारा से देखने में आई, क्योंकि पुलिस मुलजमान को गिरफ़्तार करती है, प्राइवेट गवाह नहीं होता उस वारदात का। लोग अक्सर भागते हैं इससे कि भाई कौन सामने आएगा, बेचारे कोर्ट में सुबह जाके बैठ जाएं आप, तो 2 बजे दोपहर को अचानक बताया जाएगा कि आपने परसों आना है। तो इस चीज़ से लोग घबराते हैं, प्राइवेट गवाह होता नहीं। अब वो FIR जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है, वो 2 से 2.5 महीने में बेल आउट होते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर आके वो यही वारदातें शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल में इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको बकौल शख्स है, अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे आदि मुजरिम, क्या वो दोबारा रिपीटेड क्राइम करते हैं या वो बाज आ जाते हैं? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ कराची में तो ख़ास तौर पर मुझे 21 साल हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, मुख्तलिफ अखबारात और चैनल्स में काम करते हुए। रिपीटेड ज़्यादा है वो, इसलिए कि जिसको एक दफ़ा इजी मनी हासिल करने के लिए जो है इतनी आसानी मिल जाती है, वो फिर दोबारा कोई काम नहीं कर पाता। हमारे अक्सर सियासतदान और दूसरे लोग ये बोलते हैं कि गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैं पर्सनली तो ऐसा समझता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी बेरोज़गार होता है या परेशान होता है या गरीब होता है, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो डाकू बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ख्वाहिशात के ग़ुलाम बहुत हैं, सोशल मीडिया है, हर किसी को अच्छा मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, बाइक भी अच्छी चाहिए या गाड़ी भी अच्छी चाहिए, और ख़र्च करने के लिए पैसे भी चाहिए, तो ये ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो है वो मनशियात का है। हमारे मनशियात जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है, अब उसको ख़रीदने के लिए भी पैसे चाहिए और फिर पार्टीज़ में जाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो एक जो लोअर तबके का जो नौजवान है ना, जो सब कुछ देखता है और उसके अंदर जो ख्वाहिशात होती हैं, फिर वो ऐसे दोस्तों के साथ बैठना उठना शुरू करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह ख़राब होता है। डॉक्टर फैज़, मैं यहाँ पर इन्हीं की बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने अभी जिक्र बहुत इंटरेस्टिंग एक बात का किया कि वाकई में मनशियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, स्पेशली यंगर लोगों के अंदर, वे यंग बॉयज़ आर दे एबल टू एक्सेस इट मोर ईजीली, एंड ये वो हॉ वाला भी नहीं रहा, बड़ा कैजुअली इसको लिया जाता है। आपके ख्याल में क्या इस मतलब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? हाउ डू यू नो, पता भी नहीं चलता, हम लोगों को तो पता भी नहीं है। द अदर डे समबडी आस्क्ड मी कि ये किसी नशे का नाम लिया, मुझे पता ही नहीं था कि वो नशा भी होता है, तो हाउ डू यू कैच साइंस? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो नशा जानने के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन, मुझ जैसा आदमी, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, अगेन इन्होंने पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द रीजंस, और एक आदमी एक दफ़ा जब करता है वो आदी हो जाता है, उससे इजी मनी मिल जाती है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्राइम करता है। एक क्राइम की वजह डेफिनेटली नारकोटिक्स है, मनशियात है। और मनशियात भी याद रखें, आपने अक्सर देखा है कई लोग इसलिए इस लाइन में जाते हैं कि वो डिप्रेस होते हैं, ज़िंदगी में कुछ होता नहीं, मोहब्बत में नाकामी होती है, तो वो किसी किस्म के नशे की तरफ जाते हैं। और एक वो है जो खाली ट्राई करने के लिए जाते, जैसे हमारे यंग बच्चे कॉलेज, स्कूल, इनफैक्ट अब तो स्कूल के बच्चे भी स्ट्रॉबेरी और उसमें आ गए आइस में, उसके बाद वो हुक डाउन हो जाता है। अब माँ बाप को, वेरी सॉरी टू से, वो तवज्जो जो शायद आपके माँ बाप आप पर देते थे या मेरे माँ बाप मुझ पे देते थे, वो आज के माँ बाप नहीं देते। ठीक है, माँ सोशल मीडिया पे बैठी हुई है जी, मोबाइल पे देख रही है, वालिद जो है वो आपके सुबह रात 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है जिसमें ये बताया जाता है कि आप कितने बदनसीब हैं और क्या हाल है आपका, उसको देखते रहते हैं सारे के सारे। तो अब माँ बाप को तवज्जो देने की मतलब कहाँ देखा, बच्चा क्या कर रहा है, साइंस ऑफ डिप्रेशन, लोनलीनेस, चुप हो जाए, खाना ना खाए, all these things basically leading to what I'm I was asking Dr. वसीम मिराज है कि हम लोग बात कर रहे हैं क्राइम के बारे में जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रहा है। यंग पीपल भी, ये जो यंग बच्चे जिनका जिक्र हो रहा है, दे हैव अ लॉट ऑफ, सम ऑफ देम, परसेंटेज ऑफ देम हैव एक्सेस टू मनी। और वो बकौल शायर के अभी हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बच्चे ने रेजिस्ट किया एंड ही वाज शॉट इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। तो क्या आपने देखा है कि हर दफ़ा रेजिस्ट करने पे आजकल ज़्यादा इस तरह के इंजरीज हो रहे हैं? देखिए जी, डकैती, मुज़ाहमत एक आम सा लफ्ज़ है हमारे लिए तो बहरहाल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। पिछले 5 माह के दौरान में 34 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए, हलाक हुए डाकुओं की फायरिंग से। कोई ज़ाती दुश्मनी वाले मामला अलग थे शहर में,
और समथिंग 250 के करीब, 250 से ऊपर ही तादाद थी जो कि ज़ख्मी थे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक तो जो डाकू लूट रहा होता है ना सड़क पर, वो खुद बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है अंदर से, उसके हाथ में पिस्टल होती है लेकिन खौफज़दा ज़्यादा होता है। अगर इत्तेफाक से आपने दूसरी जेब में हाथ डालने की कोशिश की, पहले से पैसे नहीं निकले, तो वो घबराहट में भी उससे गोली चल जाती है। लेकिन हमारे एक चीज़ और सामने आई है, ये जो डकैती मुज़ाहमत के वाक़यात है उसमें अब अक्सर ख़ास तौर पे हमारे 2-3 गैंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा हिट है। एक अफगान डकैत ग्रुप कराची में बहुत एक्टिव है, एक सराइकी डकैत ग्रुप है जो कराची में बहुत एक्टिव है। तो हमारे यहाँ जो है गैर मुकामी ग्रुप्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं और पुलिस इसको ऑन करती है कि जी ये फ़ला ग्रुप का मामला था, ये फ़ला ग्रुप का मामला था। वो लोग ऐसे हैं कि वो मंशात का इस्तेमाल करते हैं दौरान वारदात, और उस वक्त वो अपने आप को एक फ़िल्म का हीरो तस्वुर करते हैं और उस हाल में वो गोली चलाने से बिल्कुल दरक नहीं करते, चाहे उनके सामने पुलिस वाला भी हो। उसके बाद जो उनकी पोजीशन होती है, जब वो कभी गिरफ्तार होते हैं या ज़ख्मी होके 4-6 घंटे बाद जब वो नॉर्मल होते हैं तो फिर उनको पता चलता है उन्होंने क्या किया, उनको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये पोजीशन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज़ आपका आने का, थैंक यू सो मच मेराज आपका आने का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, सारी कहानी की कंक्लूजन जो है उसकी तरफ जाएंगे और आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाना चाहती हूँ ताकि हम कंक्लूसिव बात कर सकें। चलते हैं फ़र्क पड़ता है कि जाने। हमारे साथ मौजूद हैं शबर मलिक, ये डेप्यूटी चीफ हैं एट CPLC सिंध, और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हसन खान, ये प्रोजेक्ट हेड हैं एट शनाख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर आप अगर ब्रीफली जल्दी से डिस्क्राइब कर दें कि CPLC का क्या काम है। देखिए जी, CPLC एक अपनी नौइयत का मुनफरिद इदारा है जिसके अंदर जो हैं वो विलिंग वर्कर्स, जिसको हम वॉल्टियर भी कहते हैं, जो कि हमारे चीफ से लेके जो मेंबर हैं सारे वॉल्टियर हैं, और बैक्ड अप विद स्टाफ जो कि 350 लोगों पर मुश्तमिल है। और हमारा बेसिकली काम है ब्रिजिंग, जो भी गैप सोसाइटी में है पुलिस और सिटीजन्स के दरमियान, उसको ब्रिज करना और डाटा कलेक्ट करना, जो कि हमारा बुनियादी काम है। डाटा कलेक्शन हमारा बुनियादी काम है। टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो हम उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। तो बेसिकली CPLC इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मॉडल, नॉट इवन इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड। ओके और सर मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने, आपने, आई एम श्योर आप लोग सुन रहे थे जी, इतनी ज़्यादा बात करी अबाउट मगिंग्स इंक्रीजिंग, उनके इंसिडेंट्स इंक्रीजिंग, कार थेफ्ट इंक्रीजिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक सिटीज़न को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मगिंग क्या करना चाहिए, पोस्ट द कोर्स ऑफ द रॉबरी/मगिंग क्या करना चाहिए? देखिए जी, ये बहुत अहम सवाल है। अपार्ट फ्रॉम के दैट सी बात है, हम जिस शहर में रह रहे हैं हमें समझना होगा कि ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वें नंबर पर बड़ा शहर है। तो जब आप इतने बड़े शहर में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अंदर मैं सुन रहा था, डॉक्टर साहब ने भी कहा और सब ने कहा कि हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और वाकई लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस का मकसद ये है कि आपको विजिलेंट होना चाहिए। आप सॉफ्ट टारगेट नहीं होने चाहिए, जैसे बहुत रिलैक्स होते हैं, जैसे कहा आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आपका शीशा खुला हुआ है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो मतलब यू आर वेरी सॉफ्ट टारगेट। सारी जिम्मेदारी किसी एक इदारे पे या किसी एक शख्स पे डाल देना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। हम सबको मिल के इसके हल की तरफ जाना है, और मुझे उम्मीद भी है कि इसके ऊपर जितना काम हो रहा है तो बहुत जल्द कामयाबी भी होगी। दूसरी चीज़ आपने जो कहा क्या करना चाहिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखें जी, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो रहा हो तो आपने रिलैक्स रहना है, ठीक है, और आपने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी जिसमें आपकी जान को ख़तरा हो, क्योंकि वो आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ मगिंग करने के लिए आए हैं, आपका मोबाइल, आपके पैसे लेने आए हैं, आपको हर्ट करने नहीं आए, जो उनकी बेसिक इंटेंशन है। अगर सिचुएशन थोड़ी सी वहाँ पर स्ट्रेसफुल होगी तो
एनीथिंग कैन हैपन, जिसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है जी कि मैंने चूँकि हम जब कोई भी ऐसी वारदात हो जाती है तो वो CPLC को रिपोर्ट होती है, और हमारा जो कॉल सेंटर है वो 24/7 है, और करीब हम 5500 कॉल्स पर डे हमारे पास आती हैं, जो इंक्वायरी की भी होती हैं और इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं। और इट्स वेरी इजी कि अगर आप 1102 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन कोई भी हो, चाहे मोबाइल के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो आप दर्ज करा सकते हैं। इसके पैरेलल 15 है, जो कि मैं समझता हूँ कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो 1102 रेंजर्स है, और फिर 1102 जो CPLC की हेल्पलाइन है। आप तीनों को भी तीनों पे भी कर सकते हैं, और जिस पे आप चाहें उस पे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके साथ एक वारदात हो जाती है तो उसके बाद आपने क्या करना है? वारदात के फ़ौरन बाद जो पहली चीज़ आपने करनी है कि आपने अपने आप को किसी सेफ़ प्लेस पे लेके जाना है। लेट्स से कि अगर मेरा ऑफिस और मेरा घर या वो एरिया जहाँ मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, ये मेरे जहन में होना चाहिए कि इसके बीच में मेरे पास 1-2 ऐसी जगहें होनी चाहिए। लेट्स से मैं पुलिस स्टेशन की बात करता हूँ, तो मुझे उस वक्त पुलिस स्टेशन ढूंढना ना पड़े, मुझे मेरे बैक एंड में माइंड पे हो कि मुझे पता हो कि इसकी जनरल डायरेक्शन क्या है, या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस जहाँ मैं जाके अपने आप को सेफ फील कर सकूँ। दूसरी चीज़ है कि जी जिनके साथ ये इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन कट जाती है, और ये दौर है कम्युनिकेशन का। जनरली मेरा ऐसा मानना है कि कोई ऐसे 10 मिनट नहीं गुजरते जिसमें किसी भी शख्स को इनकमिंग मैसेज या कॉल ना आए, किसी भी हवाले से, इससे व्हाट्सएप ये वो। तो जब आपका फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपकी फैमिली बहुत अपसेट हो जाती है, ठीक है। सो देन यू मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल एंड काम। जब आपका किसी का भी अगर फ़ोन अटेंड ना हो रहा हो तो फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जल्दी से आप उनको इत्तला दें कि आप सेफ़ हैं। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ शबर मलिक मौजूद हैं फ्रॉम CPLC एंड आमिर हसन मौजूद हैं फ्रॉम शनाख्त। शनाख्त से अब मेरा सवाल ये है कि हमें CCTV के ऊपर बहुत सारी दफ़ा वी सी ऑल दीज फुटेजेस वे लोगों की पूरी शक्लें नज़र आ रही होती हैं। हैव दोज पीपल एवर बिन कॉट? क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी कि CCTV का फ़ायदा ही नहीं है। देखिए, इसके 2 फ़ायदे होते हैं। अगर CCTV मिल जाती है और एंगल्स अच्छे हैं, उसके कैमरा अगर प्रॉपर एंगल पे लगा हुआ है, तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप फेशियल रिकग्निशन के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका कि प्रोसिक्यूशन की बात अभी कुछ देर पहले हो रही थी कि लोग छुट जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पकड़े नहीं जाते, बेल पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ वीक एविडेंस। यस, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इन वीडियोस का, IG साहब कई दफ़ा मीटिंग्स में कह चुके हैं कि आप कैमरे लगाएं ताकि आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाए, और जब वो लोग पकड़े जाएं तो एज एन एविडेंस प्रोसिक्यूशन में उसको इस्तेमाल हो और उनको सजाएं हों। ठीक है, ठीक है। सेकंड, आपका जो सवाल है कि फेशियल रिकग्निशन मैचिंग होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो आप लोग तस्वीरें लगाते हैं किसी पुलिस स्टेशन में, ये बंदा बुरा है, इसको पकड़ना है, ऐसा होता है? देखिए, CRO है पुलिस का, उसमें फिंगरप्रिंट्स आप सेव कर रहे हैं, जेल डाटा के अंदर हम लोग फेशियल्स सेव कर रहे हैं। जहाँ से भी तस्वीर मिलती है पुलिस उसकी क्रॉस मैचिंग में चली गई है, CPLC भी उसकी क्रॉस मैचिंग पे जा रही है। नादरा का यहाँ पर टूल मौजूद है कि अक्सर व बेशतर हमने, अगर हमें अच्छा एंगल मिल जाए, अच्छे कैमरे से, अच्छी DVR से अच्छी वीडियो मिल जाए, तो नादरा फेशियल रिकग्निशन पे चली जाती है और रिजल्ट्स मिल जाते हैं। I hope that long may that continue because I mean अल्लाह करे कि इस तरह हो। सर, आप कोई पीस ऑफ एडवाइस अगर देना चाहते हैं लोगों को? देखिए जी, मैं पीस ऑफ एडवाइस यही दूंगा कि
मैंने ये देखा है कि हमारे पास कंप्लेंट्स जो है ना वो काफ़ी डिले आ जाती हैं, 3 से 4 दिन बाद पता चलता है कि इंसिडेंट हुआ था और उसकी वजह पूछी जाती है तो वो कहते हैं हमारे पास चूँकि हमारा फ़ोन चला गया तो हमारे पास कोई नंबर सेव ही नहीं थे। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि जो आपके फैमिली के इंपॉर्टेंट नंबर हैं या और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो आप समझते हैं कि आपके पास होने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। पुराने ज़माने में हमको सब नंबर याद थे जब हम डायल किया करते थे, अब हम थोड़े रिलेक्टेंट हो गए हैं जब से सेव होते हैं, तो दिस विल हेल्प अस। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दो चीज़ें मैं और ऐड करना जी प्लीज़। मोहित साहब की मैं बात सारी सुन रहा था, सारी बातें मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। उसमें एक चीज़ और ऐड कर ली जाए कि रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं देना। इवन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आई कांटेक्ट भी ना करें। लेट्स से मोबाइल मांग रहे हैं, आप मोबाइल दे दें, क्योंकि जब आई कांटेक्ट में आते हैं किसी के साथ तो फिर आपका गुस्सा, आपकी जो भी फीलिंग होती है, जो आप फील कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आप गुस्से में होते हैं, वो आप रिफ्लेक्शन दे देते हैं, तो किसी भी तरह का रिएक्शन आपको प्रॉब्लम में दे सकता है। सेकेंडली ये कि रिपोर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट होगी देन हमें पॉइंट पता लगेगा, हमें पता लगेगा किस ब्रीच, कहाँ से ब्रीच हो रही है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से क्रिमिनल जा रहा है। तो जितना डाटा हमारे पास जमा होगा उतना पुलिस के लिए, CPLC के लिए काम करना आसान होगा, क्योंकि हम डाटा को ही एक पैटर्न बना के आगे काम कर सकते हैं। राइट। मुझे आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं कि कितनी ज़्यादा, मतलब अगर लेट्स से 100 मगिंग्स होती हैं, एप्रीहेंशंस कितनी होती हैं? देखिए, जो एप्रीहेंशन रेट है वो 60-65% बिल्कुल है, और उसमें चूँकि जो भी इसमें क्रिमिनल पकड़ा जाता है उसने कोई एक वारदात नहीं कर रखी होती, उसने कई वारदातें की हुई होती हैं। तो एप्रीहेंशन रेट है इसमें। और इस एप्रीहेंशन 60% के रेट के अंदर अब आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग एक्चुअली में सज़ा काटते हैं? यस, नाउ दिस इज़ द मेन इशू। चूँकि बात ये नहीं है कि वो पकड़े नहीं जाते, बात ये है कि उनको हम बहुत अरसा जेल में रख नहीं पाते। दिस इज़ द इशू। वन पार्ट जो मिसिंग है उसमें जाहिर सी बात है कि एविडेंस है। कोर्ट एविडेंस पे चलता है, लॉजिक पे नहीं चलता, लॉ पे चलता है। अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसके सोल्यूशन ढूंढेंगे तो हम कहीं भी नहीं खड़े हुए। हमें चाहिए कि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए और हमें एविडेंस देने चाहिए, ठीक है ना। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि CPLC के जिन केसेस में हमारे लोगों की विटनेस होती है उनमें 100% सज़ा हुई है, ये मेरा मानना है। ठीक है, वो हीनियस क्राइम था, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शहर में हीनियस क्राइम नहीं है। तो हम आजकल बात कर रहे हैं मगिंग के ऊपर और मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर। ये वही शहर है जिसने सफ़र किया किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन और टेररिज्म को किया। तो वो उन चीज़ों से भी हम बाहर आए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को भी बहुत जल्दी इनसे भी बाहर आएंगे, बट ये जॉइंट एफर्ट होगा। किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मैं समझता हूँ इट्स नॉट लॉजिकल। इसमें मैं एक जैसा ऐड कर दूँ कि अगर 2600 की फिगर है मोबाइल स्नैचिंग की, तो 600 से ज़ायद की FIR 23-1 की कटी हुई हैं। देखिए अब देखिए हमें उस वक्त तो नहीं पकड़ा, मगर जब वो बाहर बाद में वो फेरी कहते हैं उसको, जो घूम रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, तो उस वक्त पुलिस ने उसको एप्रीहेंड किया और उस पर FIR कटी। तो अगर आप ऐसे देखें तो 650 लोग पकड़े गए एक ही महीने के अंदर, और उन पर FIR भी कटी। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। आप दोनों का आने का, बहुत सारी एडवाइस देने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर अगर आप CPLC का नंबर दोहरा दें और जो नंबर्स हमें कॉल करने चाहिए इन मोमेंट। देखिए जी, इमरजेंसी नंबर्स जो कराची में हम सबको याद होने चाहिए, वो पहला 15 होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास रेंजर्स की हेल्पलाइन है 1101 और CPLC की हेल्पलाइन है 1102। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। इसी के साथ नाज़रीन, आई होप दैट थोड़ा सा दिल को राहत पहुंची होगी, बिकॉज इस ड्यूरिंग दिस टाइम वी ऑल बिन रियली वरीड एंड वी आर ऑल ब्लेमिंग इन्फ्लेशन फॉर द राइजिंग रेट इन क्राइम, विच मे और मे नॉट बी ट्रू। अगेन अनप्रोवन बात है, कोई अभी तक उसका कॉज और इफेक्ट एज सच हमें नहीं पता है। बट हैविंग सेड दैट सब लोगों ने आकर बहुत सारे पीसेस ऑफ एडवाइस और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डिस्पेंस किया। आई होप कि आप लोग वो अपना सकेंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम लोग बात करेंगे ऑन हाउ टू स्टे पॉजिटिव। हमारे पास आएंगी डॉक्टर सीमी जमाली, उनसे मुलाकात होगी कल। मगर सुबह सुबह तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।